क्लास 10th इकोनॉमिक्स हमारी अर्थव्यवस्था और इसका प्रथम अध्याय हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है सही विकल्प का चयन करना है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भागों में बटी हुई है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में आप नज़र डालेंगे तो कृषि को शामिल किया गया, यानी कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत रखा जाता है। नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो गया। दूसरा है इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित इकोनॉमी है, वो बताना है हमें। हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए इसके पश्चात तीसरा सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया जाता है, प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है, जो भारत में आगामी 5 वर्षों में आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं वो बनाते हैं कि क्या किया जाएगा। 15 मार्च 1950 को किया गया था प्रथम। ठीक है, तो हमारा देखिए सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चौथा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उस देश को कहा जाता है, तो सीधे तौर पे उस देश को विकसित। देखिए हमारा 5वां सवाल इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य के श्रेणी में आता है, उद्योग धंधों का अभाव है। अब इसके बाद देखिए हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए भरते हैं। पहला है भारत अंग्रेजी शासन का डैश था। तो भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, तो भारत अंग्रेजी शासक का उपनिवेश था। ठीक है, जो करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश बना रहा। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ लेना है कि ये उपनिवेश क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली देश, समृद्ध देश अपने से कमज़ोर देश का आर्थिक, व्यावसायिक हर एक तरीके से शोषण करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, तो वो उसका क्या कहा जाता है, तो वो जो है शासित देश, जो शासन करने वाला देश होता है, जिस पे वो शासन करता है, वो उपनिवेश कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, वो उपनिवेश बना रहा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। तो हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का डैश किया। क्या किया, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, खूब फ़ायदा उठाया, लूटा खसोटा। ठीक है, तो वो शोषण किया। तो समझ में आ गया, हमें भरना है शोषण। तो हमने भर लिया। अब इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। आजीविका मतलब क्या होता है, जीवन यापन चलाने के लिए एक माध्यम। ठीक है, तो क्या है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, तो डैश है, क्या होती है। देखिए एक अर्थशास्त्री हैं ब्राउन, उन्होंने अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस तरीके से दी है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है। तो हम भरेंगे क्या, प्रणाली। तो हमने भर लिया। अब इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा क्या कहता है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय जो क्षेत्र है 3 क्षेत्रों में बटा होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें उद्योग धंधे वाले सारे काम किए जाते हैं, लघु, कुटीर, मध्यम, ये सारे। समझ में आ गया, तो हमने भर लिया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास किस रूप की प्रक्रिया है। देखिए आर्थिक विकास का मतलब होता है जब कोई अर्थव्यवस्था लंबे समय तक वो वृद्धि होती रहती है, राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में डेवलप होती है, तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास स्पष्ट तौर पे परिवर्तन की प्रक्रिया है, हमें भरना है परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो हमने भर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है यहाँ पे, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है, यानी उनका श्रेय किसको दिया जाता है आर्थिक विकास करने में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। तो यहाँ पे गौर कीजिए आप, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है, यानी व्यवस्थित तौर पे कौन से काम किया जाए पहले बाद में, उसे नियोजन कहा जाता है। देखिए
नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है, तो कौन से संसाधन कब प्रयोग किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, उसका नियोजन किया जाता है, तो हम भरेंगे नियोजन। तो हमने भर लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर क्या है? आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो किसके द्वारा हम आर्थिक विकास को मापते हैं? देखिए, आर्थिक विकास किसी देश की अगर हम मापें तो उस देश की हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए तो प्रति व्यक्ति आय उचित सूचकांक माना जाता है, यानी ये कुल आय का जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय देख लिया जाता है। ठीक है, और विश्व बैंक भी इसी तरीके से देखता है। तो यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है तो वो विकसित हो गया, जिसकी कम होती है तो वो विकासशील हो गया। ठीक, चाहे विश्व बैंक देखे चाहे कोई भी अर्थशास्त्री देखे तो वो प्रति व्यक्ति आय ही देखता है किसी देश की। क्लियर हुआ आपका? तो हम भरेंगे प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद देखिए 8वां, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। बिहार में काफ़ी संसाधन हैं फिर भी ये इसकी स्थिति कैसी है बिहार की? देखिए यहाँ पे साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। क्यों? तो इसका कारण देखिए यहाँ पे सारे दिए गए हैं। इसी वजह से साधन होते हुए भी स्थिति दयनीय है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि पर निर्भरता है, हर एक साल बाढ़ आता है, उद्योग धंधों का अभाव है, गरीबी है, अशिक्षा है। क्लियर हुआ? तो हमें भरना है सीधे तौर पे दयनीय है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। ठीक है, इसमें उद्योग धंधे नहीं हैं। 10 नंबर, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। कौन सबसे ज़्यादा बड़ा बाधक बनता है बिहार के डेवलपमेंट में, विकास में? देखिए अभी हमने देखा कृषि सबसे जीवन की आधार मानी जाती है और बिहार के विकास में बाढ़ यानी फ्लड जो है सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि ये फसल बर्बाद होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सारे बर्बादी का कारण क्या ना बाढ़ ही है जो प्रत्येक वर्ष आता है। समझ में आ गया? तो हमारा हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा प्रारंभ होता है। पहला है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज़ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था की हमें परिभाषा लिखनी है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, व्यवस्था यानी वैसे काम जिससे रुपया पैसा आता हो। रुपया पैसा अर्जित करने का वो सारे काम क्या कहे जाते हैं? अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। वैसे तमाम कार्य जिसके धन आता हो। ठीक है, तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन, तो आजीविका मनुष्य कैसे अपना चलाएगा? जब उसके पास रुपया पैसा आएगा, काम धंधे करेगा तो रुपया पैसा कमाएगा। तो यूँ कहें कि वैसे सभी कार्य आर्थिक क्रियाकलाप जिससे रुपया पैसा आता हो वो अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखिए हम यहाँ से करेंगे, सबसे आसान भाषा में यहाँ से कर लेंगे। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है जो अर्थव्यवस्था कही जाती है। क्लियर हुआ आपका ये उत्तर? ठीक, यही आपको कर लेने हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ से करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। क्या समझ में आया? यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे उत्पादित वस्तुओं का, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसका मालिक सरकार भी होती है और निजी व्यक्ति भी होते हैं। जैसे अगर हम दूर संचार में जियो का ले लिया जाए तो सरकार का भी उसमें लाइसेंस दिया जाता है ट्राई के द्वारा और जियो का खुद का मालिक भी होते हैं। ठीक, तो वो हम ले सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपको कर लेना है इसका उत्तर। देखिए सवाल नंबर क्या है तीसरा, सतत विकास क्या है? ये हमें परिभाषा बतानी है।
देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास को समझना काफ़ी आसान है। पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आज हमारे प्राकृतिक संसाधनों में कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, ठीक है, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। वर्तमान भावी पीढ़ी इसका प्रयोग करती है। ठीक है। तो अभी तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। अगर हम इसका अति दोहन करें, ज़्यादा प्रयोग करें, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है तो उसको ये कमी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। ठीक है। ये क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो सतत विकास की जो प्रक्रिया ये बताती है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, हम इस तरीके से उपयोग करें कि वर्तमान की ज़रूरत को भी हम पूरा कर पाएँ और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इससे कोई समझौता ना करना पड़े, यानी उनको भी ये सारे मिलती रहे। तो उसी को कहा जाता है सतत विकास। तो हम यहाँ से करेंगे परिभाषा। समझ में आ गया सतत विकास क्या है? विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता हो सके, ठीक है, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए हुए, यानी उनको मिले, ठीक है, उनको भी मौका मिले इनका उपयोग करने के लिए, ठीक है, पूरी की जाती है, तो वो सतत विकास कही जाती है। आपका ये क्लियर हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये आपको परिभाषा लिख लेनी है सतत विकास की। देखिए हमारा चौथा सवाल है आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए जब भी आर्थिक की बात आ गई तो हम वहाँ पे रुपया पैसा से संबंधित बातें समझेंगे। ठीक है। आर्थिक मतलब ही होता है रुपया पैसा कमाना या रुपया पैसा की बात करना। देखिए यहाँ पे है आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, जो कि राष्ट्र की क्या प्राथमिकता है, क्या ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना वो आर्थिक नियोजन कहा जाता है। जैसे कि 5 वर्ष के लिए लिया जाता है पंचवर्षीय योजनाएं, एक साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, ताकि विकास बढ़ता रहे देश का, राष्ट्र का। ठीक है। तो राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में बढ़ता रहे, तो वो कही जाती है आर्थिक नियोजन का अर्थ। ठीक। तो यही बातें आपको कर लेनी है इसका उत्तर में। देखिए आगे बढ़ते हुए हमारा है प्रश्न क्रमांक 5वां, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। तो देखिए नाम में क्या है, मानव विकास। तो मानव का विकास कैसे होगा? जब उसके पास उसके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा शिक्षित होगा, उसकी स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, तो हम कहेंगे मानव विकास हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मानव विकास इसी आंकड़ों पे देखा जाता है कि किन क्षेत्रों का यानी किन राज्यों का शैक्षिक स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का आधार कैसा है। जैसे कि केरल का सबसे ज़्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो सबसे आगे हो गया, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। ठीक है। तो यही आधार देखा जाता है। तो इसका उत्तर हम परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट भारत में मानव विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट है। कौन? मानव विकास रिपोर्ट, जो आर्थिक यानी कितना लोग कमाते हैं, आर्थिक, शैक्षिक, कितने पढ़े लिखे हैं, और स्वास्थ्य को आधार पर होती है इस, ठीक है, इसी आधार पे देखा जाता है। ठीक है। तो हमारा उत्तर यही हो गया। इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर सवाल क्या है, आधारित संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें। तो ये क्या होती है आधारित संरचना? देखिए कि आधारित संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बेहद आसान है। आधार मतलब बेस। ठीक है। तो मानव को जीवित रहने के लिए यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास कब होगा? जब उसकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए मानव की, जैसे कि बिजली की, परिवहन की, आने जाने की व्यवस्था, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारी क्या है? बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं। जब इसकी अच्छे से भरपाई हो जाती है, ये सभी मजबूत होते हैं, तो उसी को कहा जाता है आर्थिक संरचना में कोई देश काफ़ी अच्छा है। तो देखिए आर्थिक संरचना की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे, वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। बिल्कुल सही बात है। इन्हें देश का आधारिक संरचना यानी आधारभूत ढांचा कहा जाता है, यानी आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये हम परिभाषा कर लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए इसके बाद हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है
अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं? ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने भागों में हम बांटते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं वो पूरा ब्यौरा हमें यहाँ पे देना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। आइए करते हैं। देखिए, आपको इस पहले का उत्तर कैसे करना है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के इसके विभाजन से है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसको कई खंडों में बांटा जाता है, जैसे कृषि वगैरह ये सब। ठीक है, बीमा, परिवहन, ये सब। तो इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है। तो आपको लिखना है यहीं से, यहाँ से लिखते हुए प्रारंभ करना है। 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। तो ये आपको लिखते हुए, ठीक है, तो ये आपको लिखते हुए यहाँ तक पहले करना है। फिर उसके बाद देखिए पिक्चर नहीं बनाना है, तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें जो बातें बताई गई हैं। कृषि, देखिए इसमें कृषि भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है। तो ये आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये यहाँ तक करना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखते हुए तीनों के बारे में आपको बता देना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएंगे, कृषि, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएंगे, तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कारखाने वगैरह, वो सारे द्वितीयक में आते हैं। गैस और बिजली के उत्पादन, निर्माण, व्यवसाय, खनिज उत्पादन। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये तीनों आपको लिख लेने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। देखिए, सवाल नंबर दूसरा हमारा, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास की परिभाषा लिखेंगे, और उसके पश्चात आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बता देंगे। आइए लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे गौर फरमाइए, आर्थिक विकास, तो पहले हम इसको परिभाषा हमें बताना है। तो हम परिभाषा देखिए कैसे करेंगे। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, अर्थशास्त्रीय मेयर के अनुसार, जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय, नेशनल इनकम में वृद्धि होती है। तो हम कहते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो चुका है। ठीक है, तो स्पष्ट तौर पे आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखिए, पहले हम आर्थिक विकास की परिभाषा ऐसे लिखेंगे। देखिए, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ज़्यादा विकसित देश है। ठीक, अगर राष्ट्रीय आय कम है और प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो देश विकसित नहीं है। अतः आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो पहले हमने आर्थिक विकास की ये परिभाषा कर दी। अब हमें बताना है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए, फिर आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके बीच अंतर किया है। तो हमें ये बातें भी लिखनी है। क्या अंतर किया है कि देखिए, एक अर्थशास्त्री श्रीमती उर्सुला हिक्स के द्वारा वृद्धि शब्द प्रयोग जो है आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जा सकता है। अन्य देशों की जब आय बढ़ती है तो हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ भी आय बढ़ी धनी देशों के, तो अब यहाँ पे देखिए तो सूचक होता है। जबकि निर्धन देशों की आय बढ़ती है तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हो गया। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में यही अंतर हो गया। क्लियर हुआ? तो वो बातें लिखनी है, फिर आपको ये भी लिख लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समाप्त हो गया। देखिए, अगला सवाल हमारा तीसरा है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक द्वारा करें। अभी हमने देखा आर्थिक विकास किसे कहा जाता है, तो आर्थिक विकास को कैसे मापा जाए वो हमें सूचकांकों को बताना है। बेहद आसान प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे समझिए, आर्थिक विकास की माप और सूचकांक, तो हमें यही करना है। कितने हैं? देखिए, पहला हो गया राष्ट्रीय आय है, दूसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय हो गया, और तीसरा हो गया मानव विकास सूचकांक हो गया। तो हमें 3 ही बताने हैं, एक और है लेकिन हम 3 ही लिखेंगे।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है ऐसे, किसी देश की आर्थिक विकास को निम्न सूचकांक से के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये बातें लिखनी है। और नंबर 1 में आपको लिखना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। जो हाईलाइट किए हैं वही लिखना है, ठीक है, माना जाता है। फिर यहाँ से सामान्य तौर पे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वो विकसित होगा, जैसे अमेरिका, ठीक है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित होता है या विकासशील होता है। ये हो गया। अब इसके बाद प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम के बारे में दूसरा हो गया। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो वर्ल्ड बैंक ने देखिए ये जो है ये तुलनात्मक यहाँ पे बताए हैं कैसे। तो वर्ल्ड बैंक ने देखिए किस तरीके से वो निकालती है। प्रति व्यक्ति आय देखिए 4,53,000 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक है तो वो विकसित हो गया 2004 के आंकड़े के अनुसार, ठीक। और 7,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है तो वो विकासशील हो गया। अब तीसरा हम लिख लेंगे मानव विकास सूचकांक। तो हम यहाँ से करेंगे मानव विकास सूचकांक के विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर करती है, ठीक है। तो उनसे ये मालूम चलता है कि आर्थिक विकास कैसे हुआ है। तो 3 बिंदु हो गए। पहला हो गया राष्ट्रीय आय के द्वारा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा हो गया मानव विकास सूचकांक, जिसमें उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षिक स्थिति को देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय को भी देखते हैं इसमें, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हुआ। आइए अब लिखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, वो बताना है। बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, ठीक है। और बिहार के लोग भी देखिए दूसरे राज्यों में जाते हैं रुपया पैसा कमाने के लिए। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए उपाय भी हमें बताने हैं। आइए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बताने हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। टोटल 8 कारण है तो हमें 6 लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के उपाय, ठीक। तो इसको भी हमें 6 ही करना है। तो सबसे पहले आइए कारण लिखते हैं हम लोग। कारण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है आर्थिक दृष्टि बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। पहला हो गया तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके बारे में जो मैंने अंडरलाइन की है वहाँ तक करना है। दूसरा है आधारित संरचना का अभाव, तो इसका हम यहाँ से करेंगे। देखिए बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, बिजली, पानी, ठीक है, परिवहन, वो सारे, सिंचाई की व्यवस्था, वो सारे कमी है बिहार में, वो आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब तीसरा है कृषि पर निर्भरता, ज़्यादा लोग कृषि पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक। और चौथा है बाढ़, और उसके बाद आपको 6 तक कर लेना है, ठीक है। ये पिछड़ेपन दूर करने के उपाय सबसे पहले देखिए क्या है, जनसंख्या पे नियंत्रण, कृषि का तेज़ी से विकास करना होगा, जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा, यहाँ तक करना है, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ से करेंगे बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के, वो पहला जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, कृषि का तेज़ी से विकास करना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा, ठीक। तो ये देखिए आधारित संरचना का विकास करना होगा, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, सिंचाई, वो सारे मजबूत करने होंगे, शिक्षा, उद्योग का विकास करना होगा, गरीबी दूर करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 6 कर लेना है। और इस तरीके से हमारा सेशन भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।